फार्मर्स को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन क्या है कि फार्मर्स को लगता है कि अपनी कंपनी, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है वो सीधे मुंह पे आके बोलते हैं कि भाई तुम लोग कैसे कैसे कर रहे हो, ऐसे करो। लेकिन जैसे हमारी मशीन्स हैं, फॉर एग्जांपल अभी क्या होता था, जो स्ट्रबल बर्निंग का प्रॉब्लम था उसको हम काफ़ी हद तक टैकल कर पाते। उनको भरोसा दिलाना कि उनके साथ जो चीज़ें हम कर रहे हैं उनका उससे प्रॉफिट है। उनको ऐप यूज़ करना सिखाना, उसके लिए मशीनें जो हमारे पास चलती हैं उसके ट्रेनिंग दिलाने के लिए लोगों को पंजाब भेजना, जो मैन्युफैक्चर बिहार गवर्नमेंट से जो हमें सपोर्ट मिलता है वो भी मिला है। मतलब लास्ट ईयर हमें बेस्ट स्टार्टअप इन एग्रीटेक स्पेस भी मिला। उसके साथ ही हम प्रोफाइलिंग भी करते हैं। जितने भी ट्रैक्टर्स हैं हमारे पास, सब में जीपीएस ट्रैकर्स। सिंपल टर्म्स में एग्रिक्स एक 360 डिग्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। हाय एवरीवन, आज के हमारे एपिसोड में एग्रिक्स के फाउंडर्स आए हुए हैं। ये एक एग्री टेक स्टार्टअप है और इस एपिसोड में उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपनी जर्नी शेयर करी है, साथ में बिहार में और ऑल ओवर इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सॉल्यूशंस बन सकते हैं और क्या सॉल्यूशन वो क्रिएट कर रहे हैं, फार्मर्स के साथ होने वाली प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और बहुत सारी ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमारे साथ वो शेयर करने वाले हैं। सो प्लीज़ इस एपिसोड को पूरा देखें और हमारे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। वेलकम टू इन डेप्थ पॉडकास्ट आप दोनों को। और प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा आप बताएं। तो आप एज अ सीईओ हैं एग्रिक्स के, तो आप बताएं अपनी जर्नी की और आपने ये स्टार्टअप ओन करने का जर्नी कहाँ से शुरू किया और आपकी क्या क्वालिफिकेशन। मेरा नाम डॉक्टर नीलय पांडे, मैंने आईटी दिल्ली से पीएचडी किया है और बाकी एजुकेशन मेरे एनआईटी राउरकेला से है। सो आइडिया एग्रिक्स का मुझे तब आया जब मैं 2017-18 में ब्रिक्स समिट में गया था, यूथ समिट में साउथ अफ्रीका। तो वहाँ एक सेशन था एग्रीकल्चर 4.0, जिसमें हमने डिस्कस किया आइडिया ऑफ कनेक्टेड फार्म्स, आईओटी सेंसर्स। और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी काफ़ी हद तक इमेज प्रोसेसिंग और प्लांट फिनोमिक्स था पीएचडी में, तो आके फिर मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़ने शुरू किए, स्टेट ऑफ द आर्ट क्या है ये देखना शुरू किया। फिर सौरभ और विवेक मिले मुझे, जो मेरे को फाउंडर्स हैं। अच्छा, ये कैसे मिले आपको? ये जैसे आईटी दिल्ली में एक भारतीय स्कूल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बिल्डिंग, तो मेरी लैब वहाँ थी जहाँ पे मैं काम करता था, और ये सौरभ विवेक बगल वाली लैब में कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो इनका भी आइडिया सिमिलर था, बट ये इनका आइडिया था कि पहले हम ऑपरेशंस में जाएंगे फिर हम टेक बिल्डअप करेंगे। मेरा आइडिया ये था कि मतलब आई वाज स्टार्टिंग विद टेक्नोलॉजी। तो फिर हमने वो रीच आउट प्रोग्राम्स किया, बहुत सारे विलेज रिप्रेजेंटेटिव्स को, अराउंड 500 के आसपास को हमने रीच आउट किया पंचायत पे और इसमें। सो हमें पता चला कि टेक्नोलॉजी अगर हम जस्ट टेक इट एज ए प्रोडक्ट टू द फार्मर्स, तो मतलब वी विल बी फाइंडिंग वेरी लेस बायर्स, बहुत कम हमें मिलेंगे, क्योंकि 80 to 85% जो फार्मर्स हैं दे आर मोस्टली डूइंग सस्टेनेंस फार्मिंग, के स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो न सिर्फ उनके पास छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं, बट लेकिन उनके पास लैंड होल्डिंग्स है वो फर्दर 5-6 डिफरेंट प्लॉट्स में फ्रेगमेंटेड है। तो टेक्नोलॉजी का अपफ्रंट कॉस्ट उनके पास बहुत ज़्यादा आ जाता है, और दूसरी चीज़ ये कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे वो मशीनें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने जस्ट टू अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट्स ऑफ द फार्मर, हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया था 2019 में। सौरभ के ही विलेज के पास, मैं मतलब सिवान डिस्ट्रिक्ट से हूँ बिहार के, सौरभ नवादा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। हमने एक 2 एकड़ का प्लॉट लिया और तो हमने कल्टीवेशन किया। आइडिया ये था कि हम बिल्कुल उसी तरह फार्मिंग करें जैसे फार्मर्स वहाँ करते हैं, एंड देन वी अंडरस्टैंड कि हमें किस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, क्या सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके लिए हम रेडीली पे करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम ये आई हमें कि हमें एक जो प्लॉट हमने लिया था वो इट वाज स्लाइटली ऑन द हार्डर साइड, तो हमें एक हाई पावर ट्रैक्टर की जरूरत थी। वो हमें 7-8 दिन वेट करने के बाद मिला। बाय द टाइम वी अरेंज द ट्रैक्टर काफ़ी लेट हो चुका था। तो एक हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने लेट वेराइटी जो वीट हमें सजेस्ट किया, वीट का सीजन था तो वो मार्केट में नहीं था, तो हमें बस जो सीड्स अवेलेबल थे लोकल मार्केट में उससे काम चलाना पड़ा। तो दैट वाज द फर्स्ट रियलाइजेशन कि जहाँ ये बेसिक प्रॉब्लम्स के लिए फार्मर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, इफ आई गो टू देम और टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, आईओटी, कनेक्टेड फार्म्स एंड ऑल, तो ये इट विल बी लाइक सेलिंग टॉकिंग अबाउट मल्टीविटामिन्स टू समवन हु इज स्टार्विंग। तो वहाँ से हमने शुरू किया। पहला ट्रैक्टर हमने परचेज किया था जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट, बूट स्ट्रैप करके आपस में, और दूसरे तीसरे दिन से ट्रैक्टर हमारा 15-16 घंटे चल रहा था। तो उससे मोटिवेट होकर फिर मैं दूसरा क्लस्टर खोला। पहला क्लस्टर नवादा में ही खोला था जहाँ मैं पायलट प्रोजेक्ट किया था, दूसरा बेगूसराय में खोला, और उसमें फिर चल रही है जर्नी फिर अपनी। आज के दिन में हम 7 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं बिहार के। 10 से ज़्यादा हमारे पास क्लस्टर हैं। बिजनेस मॉडल पे हम लोग बाद में आएंगे। और 15,000 के आसपास फार्मर्स हैं हमारे पास। 20,000 एकड़ से ज़्यादा हम लोग लैंड आज के दिन में हम सर्व करते हैं। तो आप अपने बारे में थोड़े बताएं, अपनी क्वालिफिकेशन और कैसे आप जब इनसे मिले डॉक्टर नीरज से, तो आपके माइंड में क्या आया कि कैसे आपको जुड़ना चाहिए और क्यों जुड़ना चाहिए? थैंक यू कर रहे हैं आपको इनवाइट करने के लिए। मेरी ही से कुरियर कंप्यूटर साइंस थी और
कोलकाता से मेरी PTech कंप्यूटर साइंस पे ग्रेजुएट 2017 में करने के बाद 2 साल जॉब के चक्कर में हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली। अब उसी जॉब के बीच में एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में IIT दिल्ली डॉक्टर नीलय से हमारी मुलाकात होती है। और विजन हम लोगों का सारे का सेम था। ये मन में ये उद्देश्य था कि जिस सोसाइटी में हम लोग पले बढ़े हैं, जिस सोसाइटी में हम लोग बड़े हुए हैं, उस सोसाइटी को कुछ रिटर्न करना है। सोसाइटी में कुछ ऐसा काम करना है कि उस सोसाइटी को बेनिफिट हो हमारे एग्जिस्ट। उसमें कभी ये नहीं लग रहा था कि कुछ पैसे कमाकर सोसाइटी में कुछ ऐसे इवेंट में दान दे दें जिससे लोगों को मदद हो। ये इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन ये था कि कुछ ऐसी सेटअप की जाए कि एक लंबे समय के लिए लोगों को फायदा, लॉन्ग रन में इम्पैक्ट क्रिएट हो। क्योंकि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से थे, फैमिली काफ़ी लोग जुड़े हुए थे, तो एग्रीकल्चर तो बचपन से देखे थे, छानी तो बचपन से देखे। प्रॉब्लम से अवेयर पहले से मेरे रीजन सारे लोगों का IIT दिल्ली के लैब में सेम मिला, वहीं से इसकी शुरुआत। और जब हम लोग तीनों एक साथ एग्रिक्स की नींव रखने के लिए बैठे, हमारी टीम के पास कोई प्लान बी नहीं। ये था कि करना है कोई इसी सेक्टर में करना है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। 2 साल जॉब करने के बाद जॉब छोड़े और फिर एग्रिक्स के सेटअप पर दिल्ली से ही शुरुआत हुई। नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में टीम अभी आज सेट कर दी। तो एक काम लेवल का काम था, ऑपरेशन था, फार्मर के बीच में काम करना था। तो आप कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ कर से एक्सक्यूट नहीं कर पाएंगे, फार्मर टीज पे रहना होगा, उसकी प्रॉब्लम तो सुनना। तो 19 में हम लोग रिटर्न आए किया, 19 में आए, कोविड 20 के आसपास, कोविड के बीच में ही हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ और उसी कोविड में ऑपरेशन स्टार्ट हुई और देन जून 2020 में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई और लगभग 4.5 साल की जर्नी है बिहार के डिस्ट्रिक्ट में जैसे रखा है। तो फेस एक जो क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आ रहा है कि बिकॉज आप दोनों ही टेक्निकल बैकग्राउंड से हो और उसके बाद एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना, वो भी स्टार्टअप बनाना, बहुत ज़्यादा वो इट्स लाइक कि रिस्क टेकिंग भी है, प्लस आपकी आई थिंक आपके फैमिलीज भी काफ़ी सपोर्टिव नहीं होंगी इस चीज़ को लेके। बिकॉज जनरली लोगों का होता है अगर किसी ने इंजीनियरिंग किया या बहुत अच्छी पढ़ाई करी है तो वो बहुत अच्छा जॉब करेगा। तो उस चीज़ पे कैसा रिएक्शन था आपकी फैमिलीज पे? बिल्कुल लॉजिकल है। कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने के बाद आप से स्टार्टअप, क्योंकि जब 2019 में हम लोग रिटर्न हुए तो स्टार्टअप का कल्चर बिहार में बहुत कम। एटलीस्ट आप अगर रूरल एरिया में जाओ, गांव पे जाओ, तो स्टार्टअप लोग नहीं समझते। टेक्निकल बैकग्राउंड से 2-2.5 साल जॉब करने के बाद आप फार्मर के एंड से अगर समझो तो ट्रैक्टर चलाने के लिए गाँव आ गए, हार्वेस्टर चलाने के लिए आ गए, बीज बेचने के लिए। तो उनके लिए ये था कि अपनी नहीं करी है जॉब को छोड़कर आप खाद, बीज, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर चला रहे हो, मशीनें चलवा रहे हो। उनकी समझ से बात था, चैलेंजिंग थी, बट फोकस था कि करना है, किसी सेक्टर में कुछ करना है। प्रॉब्लम से अवेयर थे, कंप्लीट पूरी फैमिली थी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे लोग, उनकी प्रॉब्लम से अवेयर थे। बिहार के इकोसिस्टम स्टेट को कुछ देते, दिस स्टेट ये हमारी एजुकेशन हुई कहाँ पर हम लोग टॉप है और जॉब अगर हम बेंगलोर या चेन्नई या दिल्ली भी कर रहे हैं, लॉजिकल नहीं कर रहा। और रिटर्न हुए तो मोटिवेशन मिलते गया, फार्मर का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, फार्मर की रिस्पॉन्स भी मोटिवेशन लो होते गया। तो बेसिकली आपके फैमिली ने भी सपोर्ट किया और आपको भी बिहार में रह करके ही कुछ करना है। फैमिली से काफ़ी, तीनों की फैमिली से काफ़ी सपोर्ट मिला। फैमिली से कभी ये क्वेश्चन नहीं किया भैया आप क्यों ऐसा सबको को चूज कर रहे हो, कहाँ रिस्क है, जॉब की कर रहे हो, फैमिली से फुल सपोर्ट। आपकी भी फैमिलीज ने सपोर्ट किया? हाँ, क्योंकि शुरू में ही हमें काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिला। जैसा मैंने बताया कि हमने उस प्रॉब्लम्स के साथ स्टार्ट किया जिसकी जो फार्मर्स फेस कर रहे थे, रादर देन कि एक सॉल्यूशन बना दिया फिर उसके हम बायर्स खोज रहे हैं। तो वो स्ट्रगल नहीं था शुरू में, और फिर धीरे धीरे जैसे ही हमारा नेटवर्क फैलते गया, फार्मर जुड़ते गए, तो एक मोटिवेशन भी रहता है अच्छी खासी हमारी ऑन एन एवरेज वी हैव बीन डबलिंग आवर बिजनेस एवरी ईयर जब से हमने वो किया है, तो एक वो भी मोटिवेशन रहता है। तो आई थिंक ये बेस्ट चीज़ थी बिकॉज आपके कस्टमर्स रेडी थे। हाँ। जनरली लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूशन पहले खोजते हैं, देन वो बनाते हैं, फिर वो कस्टमर्स खोजते हैं, और आपके कस्टमर्स ऑलरेडी रेडी थे आपके पास। हाँ, आइडिया ये था कि जैसे बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, 1932 में एक रिसर्च पेपर आया था, दैट सेट अप बेसिस फॉर लेजर्स। उस समय उस पेपर को लोगों ने कहा था दिस इज एन आंसर विदाउट अ क्वेश्चन। तो वी डिडंट वांट टू कम अप विद एन आंसर दैट डजंट हैव
एसोसिएटेड क्वेश्चन। तो हमने पहले क्वेश्चंस देखा, तब हमने सॉल्यूशंस देखा, एंड वी स्टार्टेड विद दैट। तभी हमारे रिस्पॉन्स, जैसे मैंने बोला कि हमने एज एन एक्सपेरिमेंट एक बूटस्ट्रैप करके ट्रैक्टर खरीदा, इट वाज अ हाई पावर ट्रैक्टर, और आज वो डिलीवर हुआ, अगले दिन से 14 घंटे 15 घंटे चल रहा है। तो अपने आप मोटिवेशन आता है कि वी आर टचिंग द राइट नोट्स, है ना। तो फिर वहाँ से फिर ऐसे चलते गए जर्नी। फिर जैसे जैसे हमारा फार्मर्स का एंगेजमेंट बनता गया, लोग जुड़ते गए, टीम हमारी ग्राउंड पे बनती गई, तो फिर हमने डेटा कलेक्शन वाला पार्ट और ये कर दिया। तो अभी हमारा मॉडल ऐसा है कि जिसमें हम फार्मर्स को अपफ्रंट कॉस्ट कुछ नहीं आता हमारे टेक का, वो हम डेवलप करते हैं, एंड उसके जो बेनिफिट्स हैं, इट रीचेज द फार्मर्स एज ए टिकल डाउन इफेक्ट। जो भी हम ऑप्टिमाइजेशन अचीव कर पाते हैं मूवमेंट में मशीन्स के, या सजेशंस हम फार्मर्स को दे पाते हैं, उसके लिए हम कुछ चार्ज नहीं करते हैं फार्मर्स को। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपसे पूछूं कि लाइक कोई किसान है और अगर ये देख रहा है, पॉडकास्ट सुन रहा है, तो या फिर कोई भी कस्टमर, तो आप कैसे समझाएंगे अपने स्टार्टअप के बारे में, एग्रिक्स के बारे में, कि उनको समझ में आए, और बाकी लोगों को भी कैसे आप समझाएंगे इन सिंपल टर्म में? सिंपल टर्म्स में एग्रिक्स एक 360 डिग्री हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। मतलब स्टार्टिंग इम्प्लीमेंट रेंटल, जहाँ हमको एक ट्रैक्टर चाहिए, उसके साथ ही हम प्रोफाइलिंग भी करते हैं। जितने भी ट्रैक्टर्स हैं हमारे पास, सब में जीपीएस ट्रैकर्स लगे हुए हैं। हम डिजिटली मैप करते हैं प्लॉट्स को। हम फिर उसके बाद जब हमने प्लॉट को मैप कर लिया, मुझे पता है कि वहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट आएगी बीज की, उस पर्टिकुलर प्लॉट में कितनी रिक्वायरमेंट आएगी दूसरे इनपुट्स की, तो इनपुट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए हमने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स हैं हमारे, जिनके साथ हम काम करते हैं। फिर एक बार उनकी फसल तैयार हो गई, तो अगेन मशीन फॉर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, और उसके बाद हार्वेस्टेड क्रॉप को हम मार्केट में हेल्प करते हैं। तो ये 360 डिग्री हमारा एक सर्विस लूप है। मतलब स्टार्टिंग, मतलब यू स्टार्ट द सीजन विद एग्रिक्स, यू एंड द सीजन विद एग्रिक्स। व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि इक्विपमेंट आई थिंक प्रोवाइड कराने से लेकर के एग्रीकल्चर करने और उनको सेल करने, हाँ। टोटल एवरीथिंग थ्रू आउट द हाँ। जर्नी आप लोग उसको सपोर्ट करते हो सपोर्ट करते हैं। फार्मर। और इसके आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक छत के नीचे जुताई से लेके कटाई, किसान का लेवल में इसमें क्या जुताई से लेके कटाई तक सारी सर्विसेज एक छत के नीचे राइट। अवेलेबल है। किसान अगर एक एकड़ की फार्मिंग कर रहा है, तो हमारे पास हमारी कंपनी से जुड़े रहे, या हमारे जो भी क्लाइंट है वहाँ पहुँचता है, उसे कंप्लीट सर्विस मिलेगी। तो आप कैसे अप्रोच करते हो फार्मर को? जैसा पहले और मैंने बताया कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो फार्मर की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी मशीन की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। किसान को जब भी वो अवेयर होता है कि हमारे एरिया में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस कंपनी की ये सर्विसेज अवेलेबल है, तो खुद ही अप्रोच करती है हमारे क्लस्टर पे, हमारे सेंटर पे, हमारे बुकिंग पर खुद ही आकर उनकी टीम आती है और बुकिंग करती है और सर्विस। ओके, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ रहा है अभी इस चीज करने के लिए? मतलब एज ए मैटर ऑफ फैक्ट 90% से ज़्यादा जो हमारे अभी तक फार्मर रिटर्न्स है ना, सारा ऑर्गेनिक है। तो मतलब हमें फार्मर इक्विजिशन पे बहुत ज़्यादा वो कॉस्ट हमारा नहीं है। फार्मर रिटेंशन हम ऑलरेडी कर पाते हैं, क्योंकि मेरे पास, जैसे अगर आप एग्जाम्पल करो, कोई अगर सिर्फ इनपुट दे रहा है, तो एक सीजन में उसका बस एक टच पॉइंट है फार्मर का। वो जब उसे इनपुट चाहिए होगा, बीज या खाद या जो भी है, तो हो जाएगा। हमारे पास मल्टीपल टच पॉइंट्स हैं। मैकेनाइजेशन के लिए 2 बार वो हमारे पास आएगा, एग्री इनपुट के लिए 1 बार आएगा, अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए 4 बार आएगा, मतलब टोटल 4 बार एक सीजन में। तो हम एक सीजन में फार्मर को 4 बार इंटरटेन करते हैं, उसके साथ एंगेज होते हैं, तो ऑलरेडी हमारा रिटेंशन बढ़ जाता है। बाकी जो भी हम टेक पे कॉस्ट कर रहे हैं, एक्सपेंसेज है हमारे, उस ये सब हम एज ए उसको रिटेंशन कॉस्ट ही कंसिडर करते हैं, जिसमें फार्मर्स को अपफ्रंट पे नहीं करना पड़ता, बट दे एंड अप रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट वी आर बिल्डिंग। ओके, तो बट इसको मैं ये थोड़ा सिंपलर समझना चाहती हूँ कि आप कैसे सेल करने में हेल्प करते हो फार्मर्स को, और एक नॉर्मल फार्मर जो ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहा है प्लस जो आपके साथ जुड़ करके आता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस क्रिएट होता है और कितना उनको बेनिफिट है? जो हमारे पुराने क्लस्टर्स हैं, मतलब हम जो बिजनेसेस प्रोवाइड करते हैं, वो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा, हम एग्रेस के क्लस्टर्स बनाते हैं। एक क्लस्टर 8 से 10 गाँव का एक ग्रुप होता है, जिसमें हम शेयर इकोनॉमी क्रिएट करते हैं। मतलब इम्प्लीमेंट ऑनर्स को कनेक्ट करना फार्मर्स के साथ, और एक्यूमुलेट करना डिमांड को, एग्री इनपुट्स का एक्यूमुलेट करना, तो प्रोडक्ट का यील्ड होता है उसको। तो एक नॉर्मल फार्मर जैसे छोटा सा, उसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ का प्लॉट है, वो अपना प्रोडक्ट लेके कहीं मार्केट नहीं जा सकता, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी
कॉस्टली हो जाएगा। तो अभी तक क्या था कि वो रिलाई करता है जो लोकल ट्रेडर्स के पास, वो आएंगे लेके जाएंगे, जो भी रेट दिया उस दिन का उस पर वो सेंड करेगा। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास 8 से 10 गांव है जहाँ का हम प्रोडक्ट एक्यूमुलेट कर पाते हैं, तो वी अलाउ द फार्मर्स टू ब्रिंग देयर प्रोडक्ट टू द क्लस्टर सेंटर। और एक बार जैसे वो आता है तो हमारे पास वो क्रिटिकल मास हम अचीव कर पाते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ जैसे ऑफ टेक है या मार्केट लिंकेज है या एग्री इनपुट है, जहाँ पे हम बार्गेन कर सकते हैं। जो मेरे ऑफ टेक पार्टनर्स हैं, हम बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम करते हैं, और जब हमारे पास इनफ प्रोडक्ट हो जाता है हम उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, वो अपना व्हीकल भेज के या अपना जो भी उनको ट्रांसपोर्टेशन वो अरेंज करते हैं। तो हम बाय क्रिएटिंग दिस क्लस्टर्स हम एक क्रिटिकल मास अचीव कर लेते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ द एरिया दैट वी कैन कल्टीवेट थ्रू मशीन्स, द एरिया दैट वी कैन हार्वेस्ट थ्रू हार्वेस्टर्स, द इनपुट जितना हमको सेल करना होगा, क्योंकि मेरे पास उतना वॉल्यूम है कि मैं बेस्ट प्राइसेस के लिए बार्गेन कर सकता हूँ, डायरेक्ट शिपिंग कॉस्ट अवॉइड कर सकता हूँ क्योंकि मैं बल्क में ऑर्डर कर रहा हूँ। तो फार्मर्स को हमारे 5 to 6% लोअर प्राइस पे करना पड़ता है इनपुट्स के लिए कंपेयर टू मार्केट। दूसरा, उनको बार बार बाजार जाना नहीं पड़ता है। अगर उनके पास हमारा ट्रैक्टर जा रहा है उसमें उनका प्रोडक्ट चला जाता है, तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन में उनका बचता है। तो और सिमिलरली ऑफ टेक में बस उनको ये करना होता है कि हमारे सेंटर पे लाके वो रख देते हैं प्रोडक्ट। जब हमारे पास जैसे 1 ट्रक या 2 ट्रक लायक सामान हो जाता है, माल हो जाता है, तो वी इन्फॉर्म आवर ऑफ टेक पार्टनर्स, वो अपना व्हीकल भेज के उसको वो कर लेते हैं। तो फार्मर डजंट हैव टू वरी अबाउट ट्रांसपोर्टेशन एंड ही एंड्स अप गेटिंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। तो अभी आप लोग बूटस्ट्रैप कंपनी हो? नहीं, हमने सीड फंड उठाया हुआ है और एंजल राउंड भी हमने रेज किया हुआ है। ओके, तो अभी लाइक गवर्नमेंट सपोर्टेड आपको सीड फंड मिला है या फिर आपने? नहीं, हमने जैसे जब हम आईटी दिल्ली में हमने शुरू भी किया था, तो हमारा ये आइडिया था कि मतलब वी न्यू एग्जैक्टली हाउ मच फंड्स वी नीड, कितना लेना है। तो हमने एक कुछ लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट किया था। तो दिल्ली बेस्ड है मैपल कैपिटल एडवाइजर्स, मिस्टर पंकज करना उसके वो हैं। तो उनको हमारा आइडिया काफ़ी अच्छा लगा और तो उनसे मिले हम लोग, तो उन्होंने सीड फंड हमें उस समय प्रोवाइड किया था अक्टूबर 2020 में। फिर उसके बाद हमने लीड एंजल्स नेटवर्क से नवंबर 21 में और 23 में 2 राउंड फंड रेज किया था। उसके अलावा बिहार गवर्नमेंट से जो हमें सपोर्ट मिलता है वो भी मिला है। मतलब लास्ट ईयर हमें बेस्ट स्टार्टअप इन एग्रीटेक स्पेस भी मिला, मतलब उनका जो अवार्ड है वो भी मिला था। प्लस जो उनका सीड ग्रांट है और जो इस ग्रोथ ग्रांट जो है उनका जो सीड के बाद देते हैं वो, प्लस अगर आपने एंजल राउंड रेज किया तो उनका एक मैचिंग ग्रांट है, वो भी हमने रेज किया हुआ है। ओके, तो अभी तक टोटल आपका कितना कैपिटल आपने रेज किया है? अराउंड 3.5 करोड़। ओके, एंड हाउ डिड यू यूटिलाइज मोस्ट ऑफ द कैपिटल? जैसे मैंने बोला कि हम ये क्लस्टर्स बनाते हैं, तो जो मशीनें हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है फार्मर्स के पास ये मशीनें होती नहीं है। जैसे एज एन स्टैटिस्टिक्स ओनली 4% ऑफ द ट्रैक्टर्स जो बिकते हैं इंडिया में, दे आर मोर देन 50 HP इन पावर, तो 35-40 HP होता है। लेकिन जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं जो फार्मर्स यूज करते हैं, जैसे स्ट्रॉ बेलर हो गया या सुपर सीडर हो गया, उसमें 55-60 HP ट्रैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई, वी couldn't arrange these like assets। कुछ हमारा उस पे गया है क्योंकि we had to invest on those assets, और बाकी टीम पे, टेक्नोलॉजी पे, इस पे क्या। ओके, तो मेरा पूछने का मतलब ऐसा था कि अगर कोई एग्रीकल्चर स्टार्टअप है तो उसको क्या माइंडसेट लेके चलना चाहिए कि मेजॉरिटी उसकी जो कैपिटल स्पेंड होगी वो किस सेक्टर पे होगी? डिपेंड करता है कि वो स्टार्टअप कर क्या रहा है। ठीक है, अगर वो जैसे ट्रेडिंग में है तो उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि यूजुअली फार्मर्स को आपको अपफ्रंट या काफ़ी जल्दी पेमेंट करना पड़ता है, जबकि आप जिसको देते हो उसका कुछ होल्डिंग पीरियड, वेटिंग पीरियड होता है। अगर आप टेक में हैं तो उसमें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि ग्राउंड पे फार्मर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करेगा टेक्नोलॉजी पे, आपको अपने रिस्क पे करना होता है, अपने कॉस्ट पे करना होता है। उससे ज़्यादा टाइम आपको लगता है ट्रेन करने में। जो लोकल टीम आप हायर करते हो, जो मेरे ड्राइवर्स हैं, जो मेरे ग्राउंड लेवल ऑपरेटर, उनको टेक्नोलॉजी का मतलब ही नहीं समझ में आता था। उनको लगता था यार हम आपका बिजनेस तो कर रहे हैं, आप ये डेटा क्यों मांग रहे हो हमसे, या ये जीपीएस क्यों इंस्टॉल करवा रहे हो। मशीनों की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए हमारे पास जैसे ड्राइवर ऐप है, तो वो उनको ऐप यूज़ करना सिखाना, उसके लिए मशीनें जो हमारे पास चलती हैं उसके ट्रेनिंग दिलाने के लिए लोगों को पंजाब भेजना, जो मैन्युफैक्चरर हैं वहाँ उनको वहाँ भेजना, ये सब भी कॉस्ट आता है। तो एक्चुअली मतलब या अगर आप इनपुट्स में डील कर रहे हैं उस केस में भी आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए हुई, क्योंकि आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। हमारे साथ अच्छी चीज़ ये है क्योंकि हमने अपना बिजनेस क्लस्टर्स को फोकस करके रखा हुआ है, जहाँ 8 से 10 गाँव एक क्लस्टर में होते हैं, तो हम हर क्लस्टर को यूनिक बना पाते हैं। जैसे अगर मेरा एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे मेज की ज़्यादा कल्टीवेशन है, तो मेरा क्लस्टर विल फोकस ऑन मेज। जो मेरी मशीनें होंगी
ओमेज स्पेसिफिक मशीनें होंगी, जो इनपुट्स होगा ओमेज स्पेसिफिक, मतलब मोर और लेस। तो मतलब वी कैन मेक ईच क्लस्टर कैन बी टेलर मेड फॉर दैट पर्टिकुलर ज्योग्राफी। तो हमारे पास जो इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट होती है एज वेल एज जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है, बट हमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ता है मशीन्स में, टेक्नोलॉजी में, इसमें करना पड़ता है। तो आप ऑपरेशनल्स पूरा देखते हो, तो आप कैसे फार्मर्स के साथ डील करते हो, कैसे उनको ट्रेन करते हो? बिकॉज आई थिंक लोकल टीम आप क्रिएट करना पड़ता होगा आपको, फिर उनको छोटी चीज़ें समझाना, बताना और उनको भरोसा दिलाना कि उनके साथ जो चीज़ें हम कर रहे हैं उनका उससे प्रॉफिट है। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर भी है, और स्पेशली जब हम उस मेजर सेगमेंट की बात करें कंट्री की जो बहुत ज़्यादा मे बी लिटरेट नहीं होते, उनको टेक्नोलॉजी के साथ डील करना, तो वो आप कैसे कर रहे हो? तो हमारी यूएसपी है ग्रिक्स की, वो उन लोग क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पे काम करते हैं। जैसे बताएंगे, सबसे पहले हम 10 से 12 गांव को मिक्स करके एक क्लस्टर बना, उस 12 गांव के बीच में एक मिडिल पॉइंट सर्च करते हैं, उनके एक अपना सेटअप का। तो सेटअप का फिजिकल डिजिटल पॉइंट पर वहाँ पे हमारी एक टीम लोग उसी हिसाब से वो हायरिंग करते हैं। 10 गाँव के बीच हैं, लोकल की हायरिंग कर लश्कर मैनेजर होता है, वो लोकल है, इसका लोकल प्रेजेंस है, इसको खेती की समझ है, बजट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, इसको मशीन की अच्छी नॉलेज है, इनपुट्स रिलेटेड उसके पास नॉलेज। तो टीम्स जो हायरिंग है वो मैक्सिमम केस में हमारी प्रेफरेंस रहती है कि लोकल 10 या 8-9 जो सेटअप है हमारी, वहीं से वो एम्प्लॉय, और वो एम्प्लॉय को सेंट्रल टीम में ट्रेन करती पहले ही हायरिंग के वक्त ही ये प्रेफरेंस देते हैं कि एटलीस्ट वो 2-2.5-3 साल का एक्सपीरियंस इस सेक्टर में हो, ताकि वो की हमारी बिजनेस को वहाँ पे एक्सपेक्ट कर। टीम की जब हायरिंग होती है, जब हमारी सेटअप होती है कुछ तरह, तो उसके बाद रेगुलर हर विलेज में, हर विलेज का एक मोहल्ले में हमारी रेगुलर फार्मर मीटिंग के बेस पे भी हम अपनी सर्विसेज को प्रेजेंट कर पाते हैं, और सोशल मीडिया ने हेल्प से भी हम प्रमोट करते हैं। ये ऐसी हमारी सर्विसेज ही ऐसी है कि अगर एक फार्मर आपसे फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो गया तो उसके यूज़ की सर्विसेज है, उसके जरूरत की चीज़ें, उसे मशीन चाहिए हो, उसे एग्रीपुट चाहिए हो, वो रिपीटेड कस्टमर आपको रहता है। तो दोबारा आपको मार्केटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि यह प्रोडक्ट हमारे पास है, ये सर्विस। कोई फार्मर वन टाइम अगर आपको प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड हो गया तो फॉर द सीजन, फॉर द सर्विस चैलेंजेस है फार्मर के केस में। ट्रस्ट इशू है, क्योंकि पहले फार्मर को काफ़ी चीज़ किया जा चुका है, वॉश क्वालिटी सीड्स के थ्रू किया जा चुका है, या मशीन के केस में कॉस्टली मशीन देकर किया गया है, या फिर अगर आउटपुट के केस आप कंसिडर करो तो 4 दिन के क्रेडिट होल्डर उनके प्रोडक्ट्स को लिया जाता है, 40 दिन बाद ये पेमेंट नहीं किया। कुछ पहले ऐसे फ्रॉड की गई है कि फार्मर का ट्रस्ट बहुत जल्दी करना मुश्किल है, क्योंकि जिस भी जगह हम लोग काम कर रहे हैं हमारी टीम वहीं पे लोकल टीम रहती है। सबसे ट्रस्ट का सबसे जो पहला इशू बन रहा था कि टीम अगर आप बाहर से डिप्लॉय करेंगे, बाहर की टीम आप बैठेंगे, फार्मर को ट्रस्ट नहीं आएगा कि आज को आप मेरे से पैसे ले रहे हो, प्रोडक्ट्स दे रहे हो, कल आप यहाँ से चले। वो इशू नहीं हमारी टीम के साथ आ रहा है। लोकल टीम जाने की वजह से ट्रस्ट है कि ये ब्लैक ऑफ सीड्स अवेलेबल ही रहेगा, या फिर इसी तरह का लॉसेस का रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। चैलेंजेस है, बट फार्मर अगर एक बार हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जा रहा है, वो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, क्वालिटी सर्विस है, मार्केट से उनकी जो रेट्स है, इनपुट्स की वो रेट्स ये लोअर साइड रह रही है, जो प्रोडक्ट हम फार्मर से परचेज कर रहे हैं वो भी हाइयर साइड रह रहा है, मार्केट से 0.5% कलम्पशन या 1% कलम्पशन, हाइयर प्राइस भी हम ऑफर करते हैं, इंस्टेंट पेमेंट भी ऑफर करते हैं। तो सर्विसेज के बेस पे वो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। तो इसमें कोई क्राइटेरिया भी है कि सर्टेन काइंड ऑफ फार्मर्स आप सेलेक्ट करते हो अपनी इक्विपमेंट्ट्स के अकॉर्डिंग, या फिर कोई भी आपसे आकर के परचेज कर सकता है और थ्रू आउट दी जर्नी आप हेल्प करते हैं? ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं, कोई भी कस्टमर, कोई भी फार्मर हमारे टीम के साथ कनेक्ट हो, हमारी टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमारे तक पहुँचे, या हमारे फिजिकल पॉइंट पे पहुँच कर मशीन की बुकिंग करें, मशीन की अवेलेबिलिटी के बेस पे उसकी 20+ मशीनें हमारे इंडिपेंडेंट बैंक में होती है, मशीनें रेंटल मॉडल का लोग देख, कोई भी किसान बुकिंग ये बॉडी को सर्विस दे सकता है। एग्री इनपुट्स के केस में भी सेम है कि आप बुकिंग करिए, एग्री इनपुट्स फायदा हम आपके काम के फिर डिलीवरी कर देंगे, या फिर अगर आप वहाँ से पिक कर रहे हैं तो कर। आउटपुट के केस में भी सेम है कि आप हमारे कस्टमर पॉइंट पे प्रोडक्ट लेकर आइए, आपकी रेट होगी, क्वालिटी चेक होगी। तो अभी आप सब बिहार के ही विलेजेस में कर रहे हो या आउटसाइड बिहार भी आप कर रहे हो? अभी बिहार के 8 to 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ही हम ऑपरेशनल है। खुद भी नेक्स्ट
टू सी बिहार से बाहर भी कुछ स्टेट। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं पॉइंट करूँगा कि हम बिहार में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि जो इससे हमें मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी गेन करने में मदद मिलती है। जैसे हमने कुछ रिसोर्सेज बनाए क्लस्टर में, अगर इन केस वहाँ सीजन थोड़ा सा डिले है तो वहाँ के रिसोर्सेज हम दूसरे क्लस्टर में मूव करके यूज कर सकते हैं। तो जो हमने ये क्लस्टर बनाया, गोइंग फॉरवर्ड हमारा जो प्लान है वो एक क्लस्टर ऑफ क्लस्टर्स बनाने का है, जहाँ पे हम न सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन अचीव करें विद इन द क्लस्टर बट ऑल्सो अक्रॉस द क्लस्टर्स। जैसे कहीं पे कोई इन्वेंट्री बच गई है, उसको आप मतलब rather than making it counting that as an inventory loss, आप उसको किसी और क्लस्टर में मूव कर दो, वहाँ यूज कर लो। ये भी एक बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। और दूसरी चीज़ ये है कि बिहार में इस सेल्फ मतलब इतना बड़ा मार्केट है अभी कि हम जो जहाँ हम ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ 30% के आसपास डिमांड मीट नहीं कर पाते हैं इम्प्लीमेंट रेंटल के केस में। तो इसलिए भी हमने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया बाहर जाने में, क्योंकि ग्रोथ अच्छी है बिहार में। धीरे धीरे हम एक्सपेंड करते जाएंगे। तो टारगेट ये है कि ईस्टर्न यूपी, झारखंड, पार्ट्स ऑफ ओडिशा, एमपी, जो कि मतलब हम क्लोज बाई मतलब जब बताया जैसे मैंने क्लस्टर ऑफ क्लस्टर्स टाइप का बनाने का प्लान है। इसलिए मतलब हम मतलब एक रैंडम एक्सपेंशन नहीं करते, कोई भी हम चूज करते हैं कि भाई नियरेस्ट क्लस्टर कौन सा है, इंटरमूवेबिलिटी क्या है इनके बीच में। अगर इन केस मशीनें यहाँ लेट्स से वर्स्ट केस तो यहाँ बाढ़ आ गई, सारी मशीनें खाली रह जाएंगी, तो हाउ डू वी मेक श्योर कि हम वी आर स्टिल यूजिंग दोज मशीन्स सम इन सम अदर क्लस्टर। तो इसलिए मतलब सारा हमारा अभी लोकलाइज्ड है इन टर्म्स ऑफ द ज्योग्राफी। ओके, तो एग्रीकल्चर में एक बड़ा जो इशू है ऑल ओवर द इंडिया वो सस्टेनेबिलिटी का है, बिकॉज एग्रीकल्चरल वेस्ट भी बहुत होता है और हर ईयर उससे बहुत लोग पॉल्यूशन भी फेस करते हैं बहुत सारे सिटीज में, स्टेट्स में। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वर्क पे आपकी क्या थॉट्स, और आपको लगता है कि आपकी स्टार्टअप के थ्रू आप उससे हेल्प कर रहे हो? हमारा जो अप्रोच है बिल्कुल प्रैग्मेटिक है, ठीक है। मतलब हम एक फ्लावरी टर्म्स यूज नहीं कर सकते, हम ये कर लेंगे और वो करते हैं। लेकिन जैसे हमारी मशीन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी क्या होता था, जो स्ट्रबल बर्निंग का प्रॉब्लम था उसको हम काफ़ी हद तक टैकल कर पाते हैं। जैसे हमारे पास स्ट्रॉ रीपर्स हैं जो भूसा बनाते हैं, जो पशुओं के चारे में काम आता है। स्ट्रॉ बेलर्स हैं जो कि रैप अप कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, जिसको हम मार्केट कर पाते हैं। जैसे मशरूम ग्रोवर्स लेते हैं या कोई फैब्रिक बना रहा है उससे, कोई कुछ कर रहा है, उनको हम सपोर्ट कर लेते हैं। तो फार्मर्स आर हैप्पी कि भाई मुझे इसमें पैसे नहीं लगने चाहिए, आप साफ कर दो मेरी फसल, मैं अपने पैसे लगा के इसको क्लियर नहीं करूँगा। तो वो हम करते हैं। तो उनका फसल कोई खेत में उनका साफ कर दे रहा है तो वो जलाते नहीं है, अदरवाइज दे हैव नो ऑप्शन बट टू बर्न द लेफ्ट ओवर। तो वो हमने किया है। दूसरा ये, जैसे हमने सुपर सीडर वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो उसमें जो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है वो 15-20% कम हो जाता है। तो जो ये ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर है वो भी हम चूंकि फार्मर्स को हम सजेस्ट कर पाते हैं। बाकी हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिसको हम क्लस्टर इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म बोलते हैं। हमारे साथ अभी डॉक्टर कुंडू भी आया, ही इज एन एक्स नासा साइंटिस्ट। मेरा अपना बैकग्राउंड उसमें है, जिसमें हमें स्पेक्ट्रल एनालिसिस बेस्ड सॉइल न्यूट्रिएंट एनालिसिस, रियल टाइम न्यूट्रिएंट एनालिसिस, क्योंकि हम मतलब वन ऑफ फ्यू स्टार्टअप्स हैं जो फिजिकली हर प्लॉट में विजिट कर रहे हैं, जिसको हम सर्व कर रहे हैं थ्रू आवर मशीन्स। तो मेरे पास इजी रिसोर्स है कि अब जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो स्टार्ट्स फ्रॉम डिजिटल मैपिंग ऑफ द प्लॉट्स, उसके बाद सॉइल की कंडीशन क्या है, सॉइल का न्यूट्रिएंट एनालिसिस क्या है। अभी हम ऐसे मॉडल पे काम कर रहे हैं जो कि हमें यील्ड प्रेडिक्शन देगा, न सिर्फ यील्ड का बट लेफ्ट ओवर न्यूट्रिएंट का भी, ताकि उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकें। तो ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स वगैरह पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये मतलब हम सस्टेनेबिलिटी इस तरह से देख रहे हैं कि जो ये बर्निंग का प्रॉब्लम्स होती है, जो ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, क्योंकि फार्मर को पता है कि मुझे 50 केजी डालना है यूरिया तो 50 केजी डालेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका रेसिडुअल न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है। तो समहाउ वी कैन टैप इनटू दैट डेटा और फार्मर को ये बोलें कि तुम्हें 30 केजी ही डालना है। तो न सिर्फ वो सॉइल के लिए बढ़िया है बट फार्मर्स के लिए भी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उसको उतना कॉस्ट बचता है। तो ये मतलब सस्टेनेबिलिटी हम उस तरह से देखते हैं। मतलब और चूंकि फार्मर्स, देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए दैट्स एन एक्सपेरिमेंट, फॉर फार्मर्स इट्स अ लाइवलीहुड। तो हम कुछ भी अगर सजेस्ट करते हैं तो हम वी ट्राई टू पुट आवरसेल्व्स इन देयर शूज कि भाई अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो हिज लाइवलीहुड बी एट स्टेक। तो वी आर मेकिंग चेंजेस बट मोस्ट ऑफ द चेंजेस आर इंक्रीमेंटल। हम सीजन दर सीजन इस बार कुछ ये करते हैं, कुछ ये कर सकते हैं, ताकि हम फार्मर की वो अफेक्ट ना करेगा। कोई एक बार अगर उसको लॉस हो गया बड़ा सा, तो एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होती है फार्मर्स की। वो मतलब एक जो ट्रस्ट हमने 4 साल में बिल्डअप किया वो पूरा एक मतलब जस्ट कम लाइक अ डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। तो इसलिए मतलब हमारा ये अप्रोच ये है कि मतलब इट हैज़ टू बी
slow, continuous, but incremental change. It cannot be an abrupt departure from what they have been doing till now. अभी आपने बोला सॉइल टेस्टिंग करके आप फाइंड आउट करते हो, तो फार्मर्स उस पर एग्री हो जाते हैं, बिकॉज क्या है कि आप जनरल किसी फार्मर के पास जाओगे, उनको बताओगे कि आपके लैंड में ये प्रॉब्लम्स है, आप उसको ऐसे से ठीक कर सकते हो, तो उसको ठीक करने के एक सर्टेन कॉस्ट भी होंगे। तो आप बिकॉज जो ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं फ्रॉम जनरेशंस, उनको आप ऐसी कोई चीज़ बताते हो तो वो उस चीज़ पे अग्री हो जाते हैं, वो करते हैं, और अगर करेंगे भी तो बिकॉज उनकी ही खुद के एसेट्स लगेंगे, उनके ही खुद के पैसे लगेंगे। नहीं, इसमें दो चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया कि जब हमने पायलट प्रोजेक्ट किया था, तो बिकॉज वी कुडंट गेट द राइट ट्रैक्टर, तो हमें अराउंड 7-8 दिन का वेट करना पड़ा था। तो मोर और लेस सारे फार्मर्स के साथ ऐसा होता है। हार्वेस्टर्स पंजाब से आते थे पहले, अगर हार्वेस्टर्स नहीं आए तो यू हैव टू गो और मैनुअल लेबर अरेंज करना पड़ता था। तो हर सीजन में फार्मर के 8-10 दिन ऐसे ही मतलब जाया होते थे, क्योंकि उसको या तो मशीन नहीं मिली, कोई बाजार गया, बीज नहीं मिला, दुकान बंद है, वो सीड नहीं है, आज फर्टिलाइजर का स्टॉक नहीं है, तो आज कुछ नहीं है। तो 10-12 दिन वो हर सीजन में ऐसे ही उसका वेस्ट होता था। हाँ, वही चीज़ रबी में होगा, वही चीज़ रिपीट होगी, वही चीज़ खरीफ में रिपीट होगी। हमारे आने से क्या हुआ कि वो 8 से 10 दिन वो एक सीजन बचा पाता है, क्योंकि उसको ट्रैक्टर्स टाइम पे मिलते हैं, उसको इनपुट्स टाइम पे मिलते हैं, उसको हार्वेस्टिंग उसकी टाइम पे हो जाती है मशीन के बेसिस पे। तो अब क्या हो रहा है कि फार्मर्स जैसे हैं जो अभी तक 2 सीजन करते थे, हमारे 2 जो पुराने क्लस्टर्स हैं उसमें फार्मर्स अब 3 सीजन कर रहे हैं, क्योंकि वो जो गेहूं की फसल है वो मिड अप्रैल तक हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो उनके पास मानसून आने के पहले 2-2.5 महीने का एक विंडो होता है, जिसमें वो एक समर क्रॉप, जो शॉर्ट ड्यूरेशन 60 दिन की समर क्रॉप होती है, समर मूंग वो उगाते हैं फार्मर्स। तो उसकी वजह से हमने मतलब अप टू 40% इंक्रीज किया फार्मर्स की इनकम को, जस्ट बिकॉज वी प्रोवाइडेड दीज बेसिक सर्विसेज ऑन टाइम। तो हमने उसके लिए बहुत ड्रास्टिक चेंज कुछ नहीं किया, या दे डिडंट हैव टू डिपार्ट फ्रॉम व्हाट दे हैव बीन डूइंग। भाई आप समय पे काम करो, आपके पास विंडो, आप थर्ड क्रॉप उगाओ, उससे भी बहुत फायदा होता है। क्योंकि जो अभी तक वो जो प्लॉट खाली छोड़ देते थे, दैट वाज मतलब एक डे में वो बेक करेगा सन, उसको पूरा न्यूट्रिएंट, उसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, जो माइक्रोब्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब क्या है कि उसको ग्रीन फॉलेज होता है मूंग का, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग भी है, तो इसकी वजह से भी होता है। दूसरा ये कि चूंकि उनको दिखता है, तो फार्मर्स के लिए क्या है, जब तक वो आस पड़ोस में देखेंगे नहीं, वो विश्वास नहीं करेंगे, आपकी बात को नहीं जाएंगे, आप कितना भी फ्लावरी वर्ड यूज कर लो, कितना भी मोटिवेट कर लो उनको। लेकिन जब उनको दिखता है कि भाई मैं बगल का एक किसान है, इसने तीसरी क्रॉप उगा ली, जहाँ मुझे 70,000 रुपये 1 एकड़ में मिले, उसको 90-95 हज़ार रुपये उसकी सेल है, तो फिर वो आता है। जैसा कि आप बता रहे थे कि आप कैसे उसको डील करते हो सॉइल टेस्टिंग के बाद, कैसे फार्मर्स जाते हैं, देखते हैं अपने आस पड़ोस वालों का, तो उनको एक ट्रस्ट भी होता है। तो ये आई थिंक जो आप प्रैक्टिकली जो लोग देख पा रहे हैं, ये जो आप क्रिएट कर रहे हो एग्जांपल्स, वो बेस्ट एग्जांपल है इन रिस्पेक्ट टू कोई अगर आपको थियोरेटिकली समझाएगा वो उस चीज़ को। हाँ, जैसे फार्मर्स के लिए क्या है कि फॉर देम टू सीज टू बिलीव, मैं उनको कितनी भी मतलब वो कहानी सुना दूँ, ये कर दूँ, लेकिन क्योंकि अधिकतर ऐसे हैं जिनकी लाइवलीहुड, जैसे मैं बताया, कि इस पर डिपेंड करती है, तो दे वॉन्ट पार्टिसिपेट इन एन एक्सपेरिमेंट अनलेस दे सी द सक्सेस। तो इसलिए मैं, और अब ये हमने एक नया भी वो प्रोजेक्ट किया कि हर क्लस्टर पे हम छोटे छोटे मतलब कुछ प्लॉट्स लेके एक मॉडल फार्म भी डेवलप कर रहे हैं, ताकि फार्मर्स खुद भी देख सके कि मतलब दिस कैन ऑल्सो बी डन। ये भी हमने लास्ट इस सीजन से शुरू किया है। तो मतलब काफ़ी आइडियाज हैं, वी आर जस्ट टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम। या ऑफ कोर्स वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वन स्टेप एट अ टाइम। तो आपके अकॉर्डिंग, बिकॉज आप लोग काफ़ी टाइम से ये कर रहे हो, तो कौन से जो ऐसे क्रॉप्स है, मेजर क्रॉप्स हैं फॉर अ फार्मर बेनिफिशियल है लैंड ऑफ बिहार में? बिकॉज बहुत सारे क्रॉप्स तो नहीं है जो हर एक लैंड में मिलते हैं, बट कुछ मेजॉरिटी हैं। और बिकॉज ये भी एक इशू है कि जो नए जनरेशन से जो फार्मिंग में इंटर करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि क्या हमें करना है, वो वही ट्रेडिशनल चीज़ें फॉलो करते हैं, और कुछ नया करना भी चाहते हैं तो वो एक ऐसा कुछ चूज कर लेते हैं जिससे कि उनका फिर लॉस हो जाता है। करंट सिनेरियो जो है पूरे बिहार का, जहाँ पे एड्रिक्स काम कर रही है 8-14 डिस्ट्रिक्ट्स में, सारे जगह ट्रेडिशनल क्रॉप्स ही फार्मर फॉलो कर रहे हैं, इधर पैडी हो, वीट हो, मेज हो। तो ट्रेडिशनल क्रॉप्स सेफ माना जाता है फार्मर के ऊपर, कि अगर हम फसल की बुआई कर दिए, कुछ ना कुछ स्पीके खाती जाए, कुछ नहीं कुछ मिल ही जाए। तो जो करंट स्टेटस है, वो करीब करीब डिस्ट्रिक्ट में आपको ट्रेडिशनल क्रॉप्स ही मिला था, मन वो कैश क्रॉप्स नहीं है। तो हमारी टीम जो फोकस कर रही है कि फार्मर को शिफ्ट करवाए
कुछ जगह पे हम स्टार्ट भी करें ट्रेडिशनल क्रॉप्स से कैश क्रॉप्स की तरफ। कैश क्रॉप्स कहने का मेरा मतलब हुआ कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कैटेगरी में फार्म को प्रसिद्ध करना पड़ेगा। आप ट्रेडिशनल में वीट पैडी मेज पे रहेंगे तो एक लिमिटेड इनकम आपको। अगर आप फ्रूट्स वाली कैटेगरी में आ गए, वेजिटेबल्स वाली कैटेगरी में, बिहार में वेजिटेबल्स वाली कैटेगरी हो सकती है, अपनी जगह हो रही, उससे थोड़ा सा फार्मर को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वेजिटेबल्स की मार्केट भी है, आप तो उसकी बायस भी है आपके पास। तो कैश क्रॉप्स की तरफ फार्मर में मूव करना पड़ेगा। तो दोनों के फील्ड में क्या डिफरेंस होता है, जो एक वेजिटेबल फार्मिंग करेंगे और एक जो नॉर्मल लाइक वीट मेज वाले फार्मिंग करेंगे? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सॉइल करीब 80% जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ हम ऑपरेशनल में, अब बिहार वेजिटेबल्स ग्रो किया जा सकता है, बट रिस्की है, इसीलिए फार्म भी कर सॉइल या फिर वेदर को ही था। हाँ। बहुत बड़ा इशू है। उसमें थोड़ा सा ऐड करूँ, बस एक ये कि थोड़ा सा अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है वेजिटेबल्स में और इसमें, जैसे जंगली जानवर वगैरह हैं, तो गाय हैं, नीलगाय का तो है ही है, तो थोड़ा सा ये फेंसिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बेड बनाना पड़ता है। कई सब्जियों में ड्रिप इरीगेशन, तो उसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। तो एक ये है, और दूसरा ये कि पोस्ट हार्वेस्ट रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम जैसे अगर आपने गेहूँ उगाया, गेहूँ नहीं बिका, आप उसको घर पे स्टोर कर सकते हो, जब आपको मार्केट मिलेगा बेच सकते हो। लेकिन अगर आपने टमाटर उगा रखा है तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते, यू विल हैव टू हैव सम एक्सेस टू कोल्ड स्टोरेज, जो कि है नहीं बिहार में, ठीक है। तो हमने जैसे हमने कुछ जगह जैसे पायलट शुरू किया है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का खासतौर पे, तो दैट इज बैक्ड बाय डिमांड। हमारे पास ऑलरेडी जैसे हमारी बात चल रही है जुबिलेंट फूड्स से इनके लिए, तो हमारे पास जब डिमांड होती है तब हम उगाते हैं। हम ये नहीं कि भाई आप उगा लो फिर हम देखते हैं, बिकॉज वो काम नहीं करेगा फार्मर्स के साथ। तो इसलिए हमने मतलब वी डिडंट गो होल हॉग अबाउट इट, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा हर क्लस्टर में कुछ जो थोड़े प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, नए फार्मर्स हैं, इनके पास थोड़ी सी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, उनके साथ में प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। अगर ये सक्सेस होगा तो फिर और उसको इम्प्रूव करेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम जो नॉर्मल ग्रेन्स हैं जैसे धान, गेहूँ, मक्का, हमारा फोकस उस पर भी है कि हम नॉन पेरिशेबल अदर क्रॉप्स भी उगा सकें, जैसे ऑयल सीड्स हो गया, मस्टर्ड हो गया, पल्सेज हो गया, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ पल्सेज। तो इन सब पे हम फोकस कर रहे हैं कि विदाउट इंक्रीजिंग द रिस्क एक्सपोजर ऑफ द फार्मर हम उनकी इनकम कैसे बढ़ा सकें। तो ये भी हम प्लान में मतलब कुछ फार्मर्स जैसे मस्टर्ड भी कर रहे हैं, क्योंकि पहले प्रॉब्लम वही होती है कि थोड़ा सा मस्टर्ड ये हो गया, उसमें लेबर इंटेंसिव होता है, तो हार्वेस्टर्स वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं। तो एक ये हमारे साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम सिर्फ सजेशन ही देते हैं, हम रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल आई कैन मतलब सारा मैं डेटा एनालिसिस करके सॉइल टेस्ट करके बता सकता हूँ कि जैसे आप सुपर सीडर यूज करो, आपकी यील्ड 30% बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फार्म ये पूछता है कि सुपर सीडर कहाँ से लाऊं मैं? That's where the agri ecosystems comes in. Like we are giving you insightful information and resources to acquire that information. Which I believe कि अभी बिहार में ऐसा कोई कर नहीं रहा है, हाँ। बिकॉज जो भी कर रहे हैं वो या तो बहुत जनरेशनल से कर रहे हैं, मजबूरी में फार्मिंग कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मैं कहीं जॉब नहीं मिला मुझे, तो मुझे अब घर जाके फार्म करना पड़ेगा। बट जो एक होता है ना, जो इट्स लाइक कि आप विलिंगली आप अच्छा फार्मिंग भी कर सकते हो और उससे पैसे भी कमा सकते हो, ये कल्चर अभी नहीं है। जैसे मेरा जो मेन मोटिवेशन था, ऑब्वियसली मेरा मतलब मैं विलेज से आता हूँ, लेकिन जब मैं 2-3 साल बाद घर जाता हूँ, जैसे खासतौर पर पूजा है, छठ है, कुछ है, तो मतलब गाँव मुझे खाली मिलता है। तो एक ये भी कंसर्न था कि अगर मतलब समथिंग दैट मोटिवेटेड मी टू स्टार्ट दिस कंपनी की आगे मतलब हु विल बी डूइंग द कल्टीवेशन इन फ्यूचर, आगे की फसल कौन उगाएगा? सारे लोग इस तरह से द नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि अभी जो भी फार्मर्स हैं या तो पुराने जनरेशन के हैं और नई जनरेशन आना नहीं चाहती है, तो आगे खेती कौन करेगा? बिकॉज उसका एक रीज़न है कि उनको सही प्राइस नहीं मिल रहा है, वो सेल नहीं कर पा रहे हैं, और जैसा आपने बोला कोल्ड स्टोरेज भी अवेलेबल नहीं है। तो इन केस अगर कल को कोई करना भी चाहता है फार्मिंग, तो उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो कर पाता है। और दूसरी चीज़ की रिसोर्सेज का इतना वो है ना, मतलब जैसे अगर आपको ट्रैक्टर ही चाहिए तो आपको 4 दिन वेट करना है, हार्वेस्टर आपको मिले या नहीं मिले डिपेंड करता है कि पंजाब, हमारे यहाँ से पहले ये था कि भाई पंजाब से हार्वेस्टर्स आते हैं कि नहीं आते हैं, अगर सीजन ओवरलैप कर गया तो हार्वेस्टर्स नहीं आएंगे, तो आप फिर मैनुअल लेबर खोजो, वो भी एक गिवन दैट dwindling पॉपुलेशन इन विलेजेस, वो भी बहुत बड़ी समस्या है। तो बहुत सारी मतलब एवरी स्टेप पे आपके साथ कुछ ना कुछ है। आपको फसल बोनी है, उसमें आपको लेबर खोजना है, मेहनत करनी है,
अब वो काटना है, उससे मेहनत करना है, और ऑल ऑफ दिस इज अनसर्टेन। तो इसलिए मतलब डिमोटिवेट होना मतलब जायज़ है, नई पॉपुलेशन पर जो नई अपनी आ रही है पीढ़ी। लेकिन जैसे हमारे साथ जितने लोग फार्मर्स हैं, तो एक मैं देखता हूँ एक एक्साइटमेंट कि भाई आज ये हार्वेस्टर चल रहा है, सरसों की कटाई कैसे हो रही मशीन से, ये मतलब सुपर सीडर कैसे अपने आप एक सही प्लेसमेंट करके सीड्स को बो दे रहा है, ये कर दे रहा है, तो एक बज भी क्रिएट होता है। तो ये है मतलब हम जैसे मोटिवेशन हाँ मतलब, और फिजिकल प्लस डिजिटल मॉडल हमारा है ये। जैसे हमने शुरू में ऐप लॉन्च किया कि आप बुकिंग कर सकते हो, एक बुकिंग नहीं है हमारे पास। तो फार्मर्स का था कि हमने बुक कर दिया तुम्हारा ट्रैक्टर नहीं आया तो हम क्या करेंगे। अब वहाँ पे हमारा ये जो फिजिकल प्रेजेंस है वो काम में आता है। तो हमने जितना भी मॉडल बिजनेस है सारा डिजिटाइज किया हुआ है, सारी बुकिंग आती है ऐप के थ्रू ही आती है, सिस्टम्स के थ्रू ही आती है। प्लॉट मैप्स जो हम जनरेट कर रहे हैं, हमें पता है कि इस प्लॉट में कौन कौन से फार्मर हैं, उसके प्लॉट कहाँ है, उसके एरिया क्या है, लोकेशन क्या है, सॉइल टाइप क्या है। लेकिन जो फार्मर का इंटरेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन है वहाँ पे। वो फार्मर जैसे आप फार्मर हो, आप मेरे पास आओगे, मेरे पास ऐप है, मैं आप मुझे पर्सनली मुझसे मिल रहे हो, लेकिन मैं बुकिंग आपकी मैं अपने ऐप पे कर रहा हूँ, जो मेरा एजेंट ऐप है या क्लस्टर मैनेजर ऐप है। तो टेक्नोलॉजी से हमें आसानी होती है कि हम डेटा मैनेज कर पाते हैं, स्केल अप में आसानी होती है, और फिजिकल प्रेजेंस हम ट्रस्ट गैप फिल कर पाते हैं। तो ये हमारे फेवर में काम करता है। तो अभी अगर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपका विजन अभी के कैश फ्लो के टर्म्स में और अभी के जो आप बेनिफिट्स प्रोवाइड कर पा रहे हैं उसके टर्म्स में, अभी से आने वाले 5 साल में आप कैसे देखते हो एग्रिक्स को, क्या बेनिफिट्स वो वैल्यूज प्रोवाइड कर पा रहे हैं फार्मर्स को, और क्या टर्नओवर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप बिल्ड कर सकते हैं? जब मैंने शुरू किया था 2020 में, मतलब एग्रिक्स जून में रजिस्टर किया था, तो 2021 फाइनेंशियल ईयर में लेस देन 50 लाख का हमारा टर्नओवर था नेट। और इस फाइनेंशियल एंडिंग 24 हमने अराउंड 9 CR का किया है। तो आप ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री हमारी देख सकते हो, वी हैव बीन डबलिंग द इनकम, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमारा रहा है। और इस फाइनेंशियल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20 CR क्रॉस करने का इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में टारगेट ये है कि हम लोग अभी जैसे हमारे पास 10 क्लस्टर्स हैं, तो हम 100+ क्लस्टर्स टारगेट कर रहे हैं, spread across at least 3 to 4 states of Bihar. And with those 100 clusters, we will be able to engage around 1.25 lakh farmers, serve more than 2 lakh acres of land. And with 100 clusters, we will easily cross 200 CR in revenue. Next 4-5 years का ये प्लान है। उसके साथ ये पूरा जो हम क्लस्टर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी पार्ट, वो कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड फार्म क्लस्टर्स, मतलब ऑपरेशंस तो है ही, बट दे कैन ओवरलाइन मतलब कवर ऑफ टेक्नोलॉजी। उसमें डिजिटल मैप्स हो गए, आपके डेटा क्या हम दे रहे हैं फार्मर्स को, एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी, जैसे फार्मर हमसे शुरू से लेकर अंत तक सर्विस ले रहा है, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा एक्सपोजर होता है, यहाँ पे हम हर स्टेज पे डेटा कलेक्ट कर पाते हैं। तो कल को हम क्रॉप पासपोर्ट भी इंट्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें जो भी प्रोडक्ट हमारे क्लस्टर से आ रहा है हम उसकी एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी दे सकते हैं कि किस प्लॉट से आया है, किस टाइप का की सीड यूज हुई है, किस टाइप के इनपुट्स क्या हैं, कब ये हार्वेस्ट हुआ है, कब आप तक पहुँचा है, इस लेवल की हम ट्रेसेबिलिटी दे सकते हैं। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म विजन है। इट्स लाइक रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क ऑन द टेक्नोलॉजी पार्ट, कॉस्ट भी है उसमें काफ़ी, लेकिन ये मतलब नेक्स्ट 4-5 ईयर्स का ये विजन है हमारा। Do you have any competitors? देखिए इन मतलब डायरेक्ट कंपटीशन तो कुछ नहीं है। जैसे इम्प्लीमेंट रेंटल केस में जो लोकल इम्प्लीमेंट ऑनर्स हैं, लेकिन उनको हम एज ए कॉम्पिटिटर नहीं देखते, उनको हम एज एन इम्प्लीमेंट पार्टनर देखते हैं। जैसे बहुत सारे जो पहले हम चलाते थे वो हमारे साथ मिलकर चलाते हैं। तो जो लोकल इम्प्लीमेंट ऑनर्स हैं उनको हम एज ए प्रोस्पेक्टिव बिजनेस पार्टनर्स या इम्प्लीमेंट पार्टनर्स देखते हैं। उसके अलावा जो बड़े प्लेयर्स हैं, एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं इस फील्ड में, उनके लिए जैसे जो एग्री इनपुट में, उनके लिए एग्री से एक अच्छा चैनल पार्टनर काम करता है, क्योंकि हम सीधे बॉटम ऑफ द पिरामिड पर काम करते हैं, डायरेक्ट एंगेजमेंट विद फार्मर्स। तो जैसे जो कुछ स्टार्टअप्स हैं जो काफ़ी एस्टेब्लिश्ड हैं, ये कर तो वो मतलब हमारे पार्टनर्स के साथ काम करते हैं। जैसे ऑफटेक में काफ़ी कंपनियों को हम सप्लाई करते हैं फार्मर्स का जो प्रोडक्ट होता है कलेक्ट करके मार्केट लिंकेज में। उसी तरह बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हमारे जो क्लस्टर सेंटर्स है उसके थ्रू अपना प्रोडक्ट एक अच्छा हमारा ये मार्केटिंग चैनल हमको देते हैं। तो डायरेक्ट ऐसे कंपटीशन कुछ नहीं है, मतलब इंडिविजुअल स्पेसेज में है, बट
जिस तरह से हमने अपने आप को पोजीशन किया है उसमें डायरेक्टली हम किसी से कम्पीट नहीं करते, हम उनको बेसिकली ऐड ऑन ही करते हैं जो एग्जिस्टिंग और एस्टेब्लिश प्लेयर्स। ओके। ये सो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसके लिए आप क्या सोचते हो? लाइक फार्मर्स के लिए काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनते हैं, बट क्या वो अवेयर होते हैं उन सारी पॉलिसीज़ को ग्राउंड लेवल पे, या फिर कोई ऐसी चीज़ आप प्रोवाइड करते हो या चाहते हो कि इन फ्यूचर हो जिससे कि आराम से फार्मर्स फार्मिंग भी कर पाए और उन पे जो डेट रिलेटेड इश्यूज आते हैं, जो एक मोटिवेशन उनको नहीं मिल पाता है फार्मिंग का, उस चीज़ में उनको बेनिफिट हो? तो करंट सिनेरियो वर्सेस इन फ्यूचर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, उसके आप बताइए। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं उसको दो पार्टियों का करते हैं। एक तो गवर्नमेंट पॉलिसीज फार्मर के लिए है और स्टार्टअप के लिए। फार्मर के लिए जो करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो आप फार्म मेकनाइजेशन को ले दो तो काफ़ी सब्सिडीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस के थ्रू में या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे 80% केस में फार्मर अवेयर ही नहीं है कि उसके लिए कोई सब्सिडीज़ है, कोई स्कीम गवर्नमेंट चला रही है। जो फार्मर अवेयर भी है, अब मशीन वो परचेज कर लिए तो उसकी यूटिलाइजेशन नहीं की। कुछ ऐसी मशीनें वो अगर परचेज कर लिए तो उसके साथ अटैचमेंट होने वाला उनके पास और ट्रैक्टर नहीं है। जैसा हम लोग बताए कि हाई पावर ट्रैक्टर की अवेलेबिलिटी मार्केट में बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ के अंदर जो मशीनें, अब वो मशीन अगर किसान परचेज कर दे रहा है तो उसके पास ट्रैक्टर ही नहीं है, वो यूज़ कहाँ से करें। तो पॉलिसीज़ तो हैं, स्कीम्स तो हैं, बेनिफिट्स गवर्नमेंट के थ्रू कोशिश की जा रही है, बट ग्राउंड लेवल पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं और फार्मर का उसका रीच नहीं बन। कुछ जगह उसकी बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत ऐसे लोकेशन हैं कि फार्मर के पास सब्सिडी पहुंच भी जा रही है, गवर्नमेंट की स्कीम्स पहुंच भी जा रहा है, तो फार्मर अवेयर नहीं है कि उसे यूज़ कैसे कर। और फार्मर के लिए एक वो 2 एकड़ का फार्मर है, वो सब्सिडी के अंदर 4 लाख या 5 लाख की मशीनें परचेज नहीं कर सकता, पैसे वो नहीं रहा। तो ये रेंटल मॉडल है, बेस्ट मॉडल। इंप्लीमेंट के केस में, ये सीड्स के केस में ही गवर्नमेंट की काफ़ी सब्सिडीज़ हैं, काफ़ी ऐसे स्कीम्स हैं जो कि अच्छे गवर्नमेंट कोशिश करती है अच्छे बीज उपलब्ध कराने की। बट फार्मर फिर बात वही है कि फार्मर सीड्स के बारे में क्लियर नहीं है, उसकी ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बीज फार्मर के पास पहुँच ही नहीं पाता है। अगर इंश्योरेंस की स्कीम है, वो फार्मर की इतनी कॉम्प्लेक्स है, उसकी पूरे प्रोसेस इंश्योरेंस की, क्रॉप इंश्योरेंस इतनी कॉम्प्लेक्स है कि फार्मर कर ही नहीं सकता। एक नॉर्मल फार्मर की भी एजुकेशन का लेवल इन इंश्योरेंस के फॉर्म फिल करना फार्मर के लिए बहुत डिफिकल्ट है। उसको एक मीडिएटर चाहिए जो कि इंश्योरेंस का, उसके क्रॉप इंश्योरेंस का उसका फॉर्म फिल करते। क्या बैंक में ये सर्विसेज नहीं मिलती उनको कि वो हेल्प करते होंगे फिल करने में फॉर्म? बैंक में मिलती है लेकिन वो लिमिटेड फार्मर तक पहुंच पाती है, 15 से 20% फार्मर तक पहुंच पाती है। जो मार्क्स है, जो स्मॉल स्केल, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, उस फार्मर तक नहीं पहुंच पाते। जो बड़े फार्मर हैं 50 एकड़ 40 एकड़ की फार्म कर रहे हैं, वो तो बेनिफिट्स ले रहे हैं, लेकिन जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके पास अब वो बैंक के 10 चक्कर लगा रखे तो उनके क्रॉपिंग का टाइम है वही वेस्ट हुए। इम्प्लीमेंटेशन स्मूथ नहीं है, इस वजह से फार्मर को प्रॉब्लम पड़ी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत थोड़ा स्मूथ रखना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे, विलेज लेवल पर उसकी बींग को हार्म करना पड़ेगा, तभी इसका बेनिफिट एक्टिव फार्मिंग को आएगी। कोई मिडिल ना ही इसका बेनिफिट होता है। स्टार्टअप के केस में जो स्टार्टअप बिहार या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ का भी हो स्कीम है, वो काफ़ी अच्छा स्कीम है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर नॉर्मल आप इंडस्ट्री में फंड रेज के लिए जा रहे हैं तो नॉर्मल एक प्रोसेस है, नॉर्मल कॉल सेटअप के लिए आपको 100 से 2.5 महीने के आसपास लगे। बिहार गवर्नमेंट का जो स्टार्टअप फंड है, तो उन लोग को जो फर्स्ट 10 लाख का ग्रांट मिला था, वो सारा प्रोसेस बिहार गवर्नमेंट की 45 डेज के अंदर क्लोज हो गई और फर्स्ट रेंज में ही 10 लाख के आसपास का हमारे। सेकेंड में जो मैचिंग ग्रांट था वो भी बहुत स्मूथ रहा और थर्ड जो ग्रोथ फंड वो भी काफ़ी स्मूथ। तो स्टार्टअप को लेके ये पॉलिसी है, काफ़ी एक्टिव है और वहाँ की जो टीम भी वो भी काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप दोनों से पूछूंगी कि आप लोग क्योंकि मल्टीपल को फाउंडर्स हो, तो आप लोग कैसे ये मैनेज करते हो एक दूसरे से एज अ टीम पे को फाउंडर रिलेशनशिप वर्सेस एक टीम को हैंडल करना अपने नीचे?
बिकॉज आपकी टीम भी आई गेस काफी बड़ी होगी, छोटे छोटे क्लस्टर्स हैं, उनको भी हैंडल करना है और आप दोनों को आपस में खुद का भी हैंडल करना है। बिकॉज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आती है स्टार्टअप्स में वो उनके कोर फाउंडिंग टीम में आती है पहले, देन वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसलिए इसका हमें मतलब वी हैड अ टेस्ट ऑफ दिस एट द वेरी स्टार्ट, है ना। जब हमने शुरू किया था आईटी दिल्ली से, एक होता है ना आईटी में स्टार्टअप है, तो 5-6 लोग हमारे साथ जुड़े थे को फाउंडर्स सब लोग। धीरे धीरे सब लोग हटते गए, जैसे जैसे चैलेंजेस आते गए, तो वी हैड दैट शेयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। लेकिन जो लोग बचे हैं ना, वो वही बचे हैं जो वो आर डेड सीरियस अबाउट दिस स्टार्टअप, दिस कंपनी है ना। और एक ओवर द टाइम एक बहुत अच्छा हमारे बीच वो कोलैबोरेटिव एक वो बन गया। और सबसे बड़ी बात कि हमने बिल्कुल डिस्क्रीट वो है हमारे पास डिविजन्स है कि आपको ये काम देखना है, आपको ये काम देखना है, आपको ये काम देखना है, वहाँ पे क्लैश नहीं होता है। उसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन है उसके लिए हमारी वीक में 2 मीटिंग्स हमारी होती हैं। एक स्ट्रेटेजी की मीटिंग होती है, एक ऑडिट की मीटिंग होती है। तो इस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं, मतलब हम आपस में एक साथ काम भी करते हैं, बट स्टिल भी मेक श्योर कि एक सर्टेन लेवल ऑफ फ्रीडम भी है सबके पास काम करने के लिए। तो इस तरह से हमारा चल रहा है। बाकी जिनको नहीं चलना था साथ में, तो वो तो पहले 3 महीने में निकल गए थे। तो ये हमारा अपना। तो अगर सडनली जैसे आपकी टीम ने छोड़ के गए, आपके पास डीमोटिवेशन फील नहीं हुआ उस टाइम पे कि ऐसे क्यों चले गए, या फिर हमारे मॉडल में कहीं कोई इशू तो नहीं है, फ्यूचर क्या होगा? पहला 3 मंथ स्ट्रेटजी था बैंगलोर बेस्ड एक हम लोगों की निकाली टीम, बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप हम लोगों ने रजिस्टर करा। ओके। और उसी टीम के साथ जो पहली 6-7 लोगों की टीम थी, वो स्टार्टअप वहीं पे बंद होती। अब फिर तो नई जर्नी हम टेक्निक्स के साथ स्टार्ट होती है। तो टीम स्टार्टिंग में थी, तो वो लोग अभी भी स्टार्टअप कर रहे हैं? मतलब मोस्ट ऑफ देम ऐसे थे जो कि इट वाज लाइक एज एन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, धीरे चले तो ठीक है, एक को वी विल हैव सब वी हैव आवर जॉब्स एंड ऑल। तो हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए थे, वी वांटेड टू बर्न द ब्रिजेस कि भाई चल लिए तो चल लिए। तो इस तरह से फिर उतने ही लोग बचे हम थे। तो अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। डीमोटिवेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी हम ग्राउंड पे काम कर रहे थे और हमारा मोटिवेशन जो फार्मर्स का रिस्पॉन्स आता है उससे मिलता है। तो इफ आई गेटिंग जैसे मैंने बोला कि 90 to 95% जो हमारे पास आज के दिन में क्लोज टू 15,000 फार्मर्स है, वो वर्ड ऑफ माउथ से या हमारी सर्विसेज को देख के आए। तो अपने आप वो मोटिवेशन है मुझे कि अगर फार्मर्स मेरी मॉडल को एक्सेप्ट कर रहे हैं और मेरी एक्सेप्टेबिलिटी फार्मर्स में बढ़ रही है, तो दैट एट द एंड ऑफ द डे दैट इज व्हाट मैटर्स। वो एक सेटिस्फैक्शन है कि आप फार्मर की जो इनपुट कॉस्ट है मशीन के केस में, और 30-35% कुछ क्रॉप्स के केस में आपका उसे डिक्रीज कर दे रहा है। मेज के केस में नॉर्मली जो हम लोग करीब डिस्ट्रिक्ट्स में या करीब फार्मर से जो इंट्रैक्शन हुई, एक मक्के की 1 एकड़ की हार्वेस्टिंग कॉस्ट फार्मर को 8 to 10 के आसपास आई थी। 8 से 10 मैनुअल कॉस्ट, मैनुअल लेवल, और पूरा दिन लगता था उसमें। चोरी की रिस्क की टाइम काफ़ी लग जा रहा था और लॉसेस भी काफ़ी थे। और बारिश आ गई, वेदर अटैक, एनिमल अटैक। जब हमारी मशीन कुछ डिस्ट्रिक्ट में गई, क्योंकि आई थिंक वो जो हार्वेस्टर थी मेज हार्वेस्टर, वो बिहार में काफ़ी कम था उस वक्त। हमारे पास शायद वो दूसरा मशीन था पूरे। तो जब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में गई हमारी मशीनें, तो जो हार्वेस्टिंग कॉस्ट है 60-70% हम लोगों ने डिक्रीज कर दी। एक तो सबसे पहले की कॉस्ट हम लोगों ने कम कर दिया। दूसरा टाइम, जो काम 6 से 8 दिन में हो रहा था, उसी लोगों ने 1.5 से 2 घंटे में कर दिया। उसकी एनिमल अटैक की, वेदर अटैक की, सारी चीज़ की रिस्क मिनिमाइज है। तो फार्म में मुझे लगा कि एक तो हमारा कॉस्ट भी कम हो जा रहा है, रिस्क भी मिनिमाइज है। तो फार्मर के पास काम कर गया कि उनके काम का ये सर्विस। उसके बाद फिर अपने ना तो एडवर्टाइज करने की ज़रूरत पड़ा, ना तो बार बार फार्मर के पास जाने की जरूरत पड़ा। 85% केस में फार्मर खुद ही हमारे पास सीजन से फार्मर्स को मतलब सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन क्या है कि फार्मर्स को लगता है कि अपनी कंपनी है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है वो सीधे मुंह पे आके बोलते हैं कि भाई तुम लोग कैसे कर रहे हो, ऐसे करो। तो एक वो लगता है कि हाँ फार्मर्स भाई अपनी कंपनी है। जैसे कई बार दूसरे लोग हार्वेस्टर्स वगैरह जैसे मशीनें आई भी, लोगों ने लिखे वो हमारे पास अपना हार्वेस्टर। तो इस लेवल का अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल रहा है, तो इसका सबसे बड़ा वजह है कि हम एक सीजन में 5 बार 6 बार फार्मर्स के पास जा रहे हैं अपनी सर्विसेज को लेके। तो एक साल में 10 से 12 बार फार्मर्स हमारे साथ इंगेज होते हैं। तो एक मतलब पर्सनल, मतलब हम जैसे हमारी क्लस्टर लेवल टीम एक फार्मर को पर्सनली आती है आज के दिन में। बड़ा ही पॉइंट है, बिकॉज आई बिलीव कि कस्टमर सबसे बेस्ट इन्वेस्टर होते हैं।
अगर वो आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको किसी एक्सटर्नल ट्रस्ट की ज़रूरत भी नहीं है कंपनी रन करने के लिए। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि मेरे पास छोटे फार्मर्स हैं, बहुत सारे फार्मर्स हैं। तो वो बोलते हैं एवरीथिंग ऑफ हैविंग नथिंग ऑफ एवरीथिंग इज बेटर देन हैविंग एवरीथिंग ऑफ नथिंग। तो छोटे फार्मर्स हैं, अगर 2-4 फार्मर आगे पीछे होते भी हैं तो बाकी फार्मर्स हर साल 10-12% हमारी जो क्लस्टर लेवल फार्मर स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाती है। नेचुरल वो उनके कोई दोस्त में है, उनका कोई रिलेशन में, उसको लेके आते भाई ये कंपनी है, देखो क्या क्या सर्विस है, वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट आपका अपने आप हो रहा है। होता है। तो लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ आप दोनों से, आपके लोग इतनी लंबी जर्नी तय करके यहाँ तक पहुँचे हो, सो व्हाट इज़ द वन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स जो कि एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए? एक क्या क्वालिटीज़ या फिर क्या माइंडसेट उनको लेकर के इस इंडस्ट्री में आना चाहिए एज अ फाउंडर? मैं तो सजेस्ट करूँगा फाइनेंशियल डिसिप्लिन। मतलब आप मेक एवरी पेनी काउंट। आप मतलब स्टार्टअप ऐसे बनाओ कि मतलब एज्यूम करो कि आपको फंड्स नहीं मिलने वाले हैं इसके बाद, एक आपने फंड रेज कर लिया उसके बाद नहीं मिल रही है, तो एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाओ रादर देन दिस गोइंग फॉर द कैश एंड फॉलिंग डाउन। तो मतलब फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि सर्टेन लेवल ऑफ ट्रस्ट भी होना चाहिए जहाँ पे आप सबकी बात सुने, सबके सजेशन दो। जैसे हमारे पास क्या है कि फार्मर्स से कभी ऐसा सजेशन आता है जो हमने सोची हुई नहीं होती बात, अगर ऐसा भी होता है तो अगर वो सालों से एक चीज़ कर रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं करके, तो कहीं ना कहीं उनके पास एक ट्रेडिशनल विजडम दिया है। तो आप मतलब सबसे कस्टमर सुनो, एट द एंड ऑफ द डे वही आपको सक्सेसफुल करेंगे, फेलियर करेंगे। बाकी आप अपने लेवल पे जितना फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो करो। फंड्स आपने रेज किया तो जो नहीं कि आप ने मतलब मैकबुक सी ले लेने हैं, ठीक है। What is your तो कुछ advice? पॉइंट डॉक्टर साहब ने ऐड करेंगे। डिसिप्लिन तो सबसे जरूरी है। देन अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कस्टमर को फील आना चाहिए कि उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम, आपकी जो भी सोल्यूशन दे रहे हैं उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और डिसिप्लिन के साथ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कुछ बीच में हर्डल्स आएंगे, कुछ ऐसे इशू आएंगे कि आपको एक समय ऐसा लगेगा कि नहीं आप बंद करके जॉब की तरफ रिटर्न होना ही है या कुछ दूसरा धंधा। उस वक्त हार नहीं मानना है, लगे रहना है। मार्केट में पैसे की कमी नहीं है, अगर आपके मॉडल से ही आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो पैसे मार्केट में। फंड रेज आप इसीलिए कर लो, फंड रेज करना कोई चैलेंजिंग काम नहीं है। हाँ, टीम के साथ, मोटिवेशन के साथ कोई प्रॉब्लम और डिसिप्लिन के साथ सॉल्व करो तो ईजिली आप। I think most of the startups believe fundraise is the biggest problem without they focus on what they are actually doing. The problem there कि in India में the success of a startup is being measured in terms of the fundraise. rather than actually वो क्या build-up करते हैं। तो मतलब यही है। और सबसे बड़ी बात है कि छोटी छोटी चीज़ें होती है, सबको आप अच्छे से करो तो ओवरऑल मॉडल आपका अच्छा हो जाएगा। मार्को पियरे वाइट की कोट है ना, परफेक्शन इज नथिंग बट अ लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स डन परफेक्टली। तो वही है, हर एक चीज़ अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जो आपने सोचा नहीं होगा कि इस टाइप की भी प्रॉब्लम्स आती है। खासतौर पे हमारे फील्ड में जहाँ हम फार्मर्स को डील करते हैं, हर फार्मर की अपनी स्टोरी होती है, हर फार्मर की अपनी प्रॉब्लम्स होती है, हर गांव का एक अलग माहौल होता है। तो आपको थोड़ा सा एजाइल भी होना है जन स्टार्टअप कि आप उन सारी चीज़ों को, उन डाइवर्सिटीज़ को एब्जॉर्ब कर सकें। अगर आप एक बिल्कुल रिजिड के साथ जाओगे, जैसे हमने कई जगह मशीनें चलाई हैं पर आवर बेसिस हम चार्ज करते हैं, कई जगह हम पर एकड़ बेसिस पे चार्ज करते हैं। तो अगर हम ये फ्लेक्सिबल आपके पास होना चाहिए, एजाइल तो होना ही चाहिए। एज एन स्टार्टअप अगर आप एजाइल नहीं है तो फिर आप सस्टेन कर पाएंगे। टाइम के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा, जरूरत पड़ सकती है आपके मॉडल में। आप तो डे वन पे आपके बिजनेस मॉडल जो सेट करा हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको उस मॉडल में कुछ चेंजेस भी करने पड़े कस्टमर के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए आपको ओके देना पड़े। अगर आप उस मॉडल पे के लिए हमने प्लान कर लिया तो हम यही करेंगे, चलना नहीं। कोई भी आप बड़ी स्टार्टअप देख लो, डे वन तो हमने कुछ और मॉडल और अभी किसी को और है। तो इट्स लाइक अगर आप नोकिया नहीं बनना चाहते हो तो आपको चेंज होना पड़ेगा। तो आप लोग को भी कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं अब जॉब के वापस जाना है या अभी बहुत हो गया, ऐसी वाली स्टेज आपके भी आई थी? मैंने पहले ही कहा था कि प्लान बी लेके हम लोग नहीं आए थे, एग्रीज प्लान ए ही था, यही कोई ऑप्शन नहीं। एक्चुअली एक स्टेप ये भी था कि हम दिल्ली से पटना आ गए क्योंकि वी वांटेड टू बी क्लोजर टू द एक्शन। उससे आप और ज़्यादा मोटिवेटेड। दिल्ली में रहने पे होता है ना कि आप जहाँ एक्चुअल आपका काम है वहाँ से आप काफ़ी दूर हो, वहाँ एक अलग इकोसिस्टम होता है, अलग आप लोगों से मिलते हो, ये होते हो, तो एक डीमोटिवेशन ना मिले या हम मतलब एक होता है ना कि हमारी टच ना छूटे जो ग्राउंड पे चीज़ें हम कर रहे हैं उससे। तो हमने 2021 में ही हम वापस यहाँ आ गए थे। मतलब हमने
हमने आईटी दिल्ली का वो शो किया ही तो फिर पूरा भारत भ्रमण करके आए थे। हमारी एजुकेशन कोलकाता से स्टार्ट हुई थे, हैदराबाद, देन बेंगलोर। ये मेरे पास ही जैसे हांगकांग से पोस्ट डॉक का ऑप्शन था, सैमसंग R&D में मेरा वो जो मतलब ऑप्शन था वहाँ से, तो लेकिन था कि मतलब शुरू कर दिया और अच्छा ग्रोथ हो गया। मतलब PhD कंप्लीट करने से पहले हमने ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर लमसम कंप्लीट कर लिया था कंपनी का। ग्रोथ देखते हुए फिर मोटिवेशन होता है, फिर मैंने कहा चलो यही करते हैं, फिर मतलब ओवरऑल ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आप दोनों आए और अपनी जर्नी शेयर करी। आई होप कि आप दोनों की बातें सुन के बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको एग्रीकल्चर सेक्टर में इंटरेस्ट भी होगा और चैलेंजेस क्या वो फेस करने वाले हैं ये पता चलेगा। प्लस एक बिहार आई थिंक एक ऐसा स्टेट है जो काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे इस सेक्टर पे रिवोल्यूशनाइज काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रियली अप्रिशिएट द वर्क यू आर डूइंग। थैंक यू।